पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज। आपको यहां पर यह बताना है जो हमारे लोकल एनेस्थेटिक होते हैं उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है, दैट मीन्स वो अपना रेस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका बाई एक्टिवेशन ऑफ लिगेंड गेटेड पोटेशियम चैनल, दूसरा ऑप्शन है ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, तीसरा ऑप्शन है बाई स्टिमुलेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड एन टाइप कैल्शियम चैनल, और चौथा ऑप्शन है ब्लॉक एट द गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। देखिए जितने भी हमारे लोकल एनेस्थेटिक होते हैं जैसे प्रोकेन, कोकेन, टेट्राकेन, लाइडोकेन, बेंजोकेन, ये सारे अपना रेस्पॉन्स सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक करके प्रोड्यूस करते हैं। और सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक करने से होता क्या है, देखिए जब सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं तो इंपल्स का कंडक्शन रुक जाता है। अब जो नर्व पेन का सेंसेशन करवाती थी, जब इंपल्स का कंडक्शन नहीं होगा तो पेन का सेंसेशन हमको नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से लोकल एनेस्थेटिक अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बात करें जनरल एनेस्थेटिक के बारे में, जैसे हेलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, आइसोफ्लूरेन, तो ये सारे जो होते हैं ये गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल को ब्लॉक करके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिकेट द एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस इन पेशेंट विद अ लीवर डिजीज। आपको यहां पर यह बताना है कि कौन से एनेस्थेटिक एजेंट को हम यूज करेंगे ऐसे पेशेंट के लिए जिसमें कोई ना कोई लीवर डिजीज पाई जा रही है, दैट मीन्स उसका लीवर डैमेज है या लीवर डिसफंक्शन है, तो किस एनेस्थेटिक का यूज हम करेंगे। पहला ऑप्शन है आपका लाइडोकेन, दूसरा ऑप्शन है बुपिवाकेन, तीसरा ऑप्शन है प्रोकेन, और चौथा ऑप्शन है इटिडोकेन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है प्रोकेन। अगर किसी पेशेंट में कोई लीवर डिसफंक्शन पाया जा रहा है या लीवर डैमेज का केस है तो वहां पर हम प्रोकेन को एज अ एनेस्थेटिक एजेंट यूज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक इज ओनली यूज्ड फॉर सरफेस और टॉपिकल एनेस्थीसिया। तो आपको बताना यहां पर कि किस लोकल एनेस्थेटिक को हम केवल यूज करते हैं एज अ सरफेस और टॉपिकल एनेस्थीसिया। पहला ऑप्शन है आपका कोकेन, दूसरा ऑप्शन है प्रोकेन, तीसरा ऑप्शन है टेट्राकेन, और चौथा ऑप्शन है आपका बुपिवाकेन। तो आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है कोकेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल एनेस्थेटिक। आपको यहां पर यह बताना है कि किस लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को हम यूनिवर्सल एनेस्थेटिक बोलते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका प्रोकेन, दूसरा ऑप्शन है लाइडोकेन, और तीसरा ऑप्शन है बोथ, या चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है लाइडोकेन। लाइडोकेन या लिग्नोकेन, इसको हम यूनिवर्सल एनेस्थेटिक एजेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एसिटाइल कोलिन इज नॉट अ स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर एट। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। एसिटाइल कोलिन जो कि हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये किस साइट पे रिलीज होता है और कहां पर ये रिलीज नहीं होता है। ठीक है, तो पहले आप ध्यान से सुनिए और इसके बाद में आपको ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, तो देखिए एसिटाइल कोलिन जो होता है हमारा, ये जितने भी कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, दैट मीन्स जितने भी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं हमारी, उनके प्री और पोस्ट दोनों जगह पर एसिटाइल कोलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। ठीक है, और जितने हमारे सिंपैथेटिक गैंग्लिया होते हैं उनके प्री गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग पे एसिटाइल कोलिन भी रिलीज होता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पैरासिम्पैथेटिक होंगे उनके पोस्ट और प्री दोनों पे, और जितने सिंपैथेटिक गैंग्लिया होंगे उनके केवल प्री पर एसिटाइल कोलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। ठीक है, तो आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग। ये ऐसी जगह है जहां पर एसिटाइल कोलिन वर्क नहीं करता है, रिलीज नहीं होता है। ठीक है, तो बात आती है कि आखिर सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग जो होती है वहां पर एज अ न्यूरोट्रांसमीटर वर्क कौन करता है, तो वो है हमारा एड्रेनालिन। जितने भी सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग होती हैं वहां पर एड्रेनालिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपके यहाँ पर चार ऑप्शन है, उनमें से कोई एक ऐसी डिजीज है जिनके लिए हम बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर जो होते हैं उनको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका हाइपरटेंशन, इस्चेमिक हार्ट डिजीज और कार्डियक एरिथमिया। तो इसके लिए तो बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा के केस के लिए जितने भी बीटा ब्लॉकर होते हैं हमारे, ये फर्स्ट लाइन ड्रग होते हैं। ठीक है, तो ये ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका फियोक्रोमोसाइटोमा, और चौथा ऑप्शन है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में भी बीटा ब्लॉकर यूज किए जाते हैं। तो आपका बचा एक ऑप्शन जो कि है फियोक्रोमोसाइटोमा, जिसे हम कहते हैं ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला। ठीक है, इसको बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा।
इस केस में बीटा ब्लॉकर यूज नहीं किए जाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, Which of the following कोलिनोमाइमेटिक इज इनडायरेक्ट एक्टिंग। यहां पर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि कौन से कोलिनोमाइमेटिक, दैट मीन्स पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट इनडायरेक्ट एक्टिंग होते हैं। दैट मीन्स वो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को मिमिक तो करते हैं लेकिन इनडायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका एरिकोलिन, दूसरा ऑप्शन है कार्बाकोल, तीसरा ऑप्शन है पिलोकार्पिन और चौथा ऑप्शन है इड्रोफोनियम नियोस्टिग्मिन एंड फाइजोस्टिग्मिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है इड्रोफोनियम नियोस्टिग्मिन एंड फाइजोस्टिग्मिन। ये तीनों एजेंट हमारे इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक ड्रग हैं और जो ऊपर के तीन है हमारे एरिकोलिन, कार्बाकोल और पिलोकार्पिन, ये कोलिनोमाइमेटिक तो हैं लेकिन ये डायरेक्ट एक्शन प्रोड्यूस करने वाली ड्रग हैं। दैट मींस डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर आप थोड़ा सा कोलिनोमाइमेटिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिंग दोनों के बारे में समझ लीजिए। जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक होते हैं, जैसे कि ऊपर के जो तीन हैं एरिकोलिन, कार्बाकोल और पिलोकार्पिन, ये सारे डायरेक्ट एक्टिंग हैं। इसका मतलब ये है कि ये सीधे निकोटिनिक या मस्करेनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे और अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक होते हैं वो डायरेक्ट रिसेप्टर से इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो एसिटाइल कोलिन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं या उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं बाय इनहिबिशन ऑफ एंटी कोलिन एस्टरेज एंजाइम, जो कि एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर देते हैं। ये उस एंजाइम को इनहिबिट करके एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं और एसिटाइल कोलिन अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये एजेंट कोलिनोमाइमेटिक एक्शन तो दे रहे हैं लेकिन डायरेक्टली कोई भी एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक एजेंट। ठीक है, देखिए आपको अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आइए दोस्तों आपके बचे खुचे इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम और करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक एजेंट इज। आपको यहां पर यह बताना है कि जो हमारे इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक एजेंट होते हैं जैसे नियोस्टिग्मिन, फाइजोस्टिग्मिन, इड्रोफोनियम, ये सारे अपना इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका बाइंड एंड एक्टिवेशन ऑफ मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर, दूसरा ऑप्शन है बाय इनहिबिशन ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ इंडोजीनियस एसिटाइल कोलिन, तीसरा ऑप्शन है स्टिमुलेशन ऑफ द एक्शन ऑफ कोलिन स्टोरेज और चौथा ऑप्शन है रिलीजिंग एसिटाइल कोलिन फ्रॉम स्टोरेज साइट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है इनहिबिशन ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ इंडोजीनियस एसिटाइल कोलिन। तो ये हो जाती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक एजेंट। ठीक है, और जो ए ऑप्शन है आपका बाइंड एंड एक्टिवेशन ऑफ मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर, ये है आपकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक एजेंट। अगर दोस्तों आपको यहां पर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिकेट अ रिवर्सिबल कोलिन स्टेज इनहिबिटर। आपको यहां पर रिवर्सिबल कोलिन स्टेज इनहिबिटर का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है आपका आइसोफ्लूरोफेट, दूसरा ऑप्शन है पैराथियोन, तीसरा ऑप्शन है मेलाथियोन और चौथा ऑप्शन है फिजियोस्टिग्मिन, पांचवा ऑप्शन है इड्रोफोनियम। तो आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन है डी एंड ई, जो फाइजियोस्टिग्मिन और इड्रोफोनियम है ये हमारे रिवर्सिबल कोलिन स्टेज इनहिबिटर होते हैं और जो ऊपर के तीन हैं हमारे ये इरिवर्सिबल कोलिन स्टेज इनहिबिटर क्लास की ड्रग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज अ शॉर्ट एक्टिंग गैंग्लियन ब्लॉकर। आपको यहां पर यह बताना है कि कौन सा एजेंट आपका शॉर्ट एक्टिंग गैंग्लियन ब्लॉकर है। पहला ऑप्शन है आपका होमेट्रोपिन, दूसरा ऑप्शन है ट्राइमेथाफेन, तीसरा ऑप्शन है हेक्सामेथोनियम और चौथा ऑप्शन है पैनकुरोनियम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है ट्राइमेथाफेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एपिनेफ्रिन प्रोड्यूसेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट एक्सेप्ट। आपको यहां पर यह बताना है कि जो आपके चार ऑप्शन है उसमें से एक कोई ऐसा ऑप्शन है जो कि एपिनेफ्रिन के द्वारा इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, आपको वो ऑप्शन मार्क करना है। पहला ऑप्शन है आपका डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंजप्शन, दूसरा ऑप्शन है ब्रोंकोडायलेशन, तीसरा ऑप्शन है हाइपरग्लाइसीमिया और चौथा ऑप्शन है माइड्रेसिस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ए, जो कि है डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंजप्शन। ये एपिनेफ्रिन का इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिकेट द सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स व्हिच इज यूज्ड इन हाइपोटेंसिव इमरजेंसी। आपको यहाँ पर ऐसे सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट का नाम बताना है जो कि इमरजेंसी कंडीशन में हाइपोटेंसिव मेडिकेशन के लिए यूज की जाती हो। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका जाइलोमेटाजोलिन, दूसरा ऑप्शन है इफेड्रिन, तीसरा ऑप्शन है टर्ब्यूटालिन और चौथा ऑप्शन है फिनाइलएफ्रिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि फिनाइलएफ्रिन। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंपैथोमाइमेटिक इज प्रिफरेबल फॉर द इमरजेंसी थेरेपी ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक।
आपको यहाँ पर यह बताना है कि किस सिंपैथोमाइमेटिक को हम प्रिफर करते हैं इन द कंडीशन ऑफ इमरजेंसी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक को ट्रीट करने के लिए इमरजेंसी कंडीशन में हम किस सिंपैथोमाइमेटिक को प्रेफर करते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है एपिनेफ्रिन, दूसरा ऑप्शन है डोबिटामिन, तीसरा ऑप्शन है आइसोप्रोटोरिनॉल, चौथा ऑप्शन है मेथॉक्सामिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है डोबिटामिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बीटा ब्लॉकर्स इंड्यूस्ड एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बीटा ब्लॉकर्स के द्वारा एडवर्स इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस किया जाता। ठीक है, वो ऑप्शन आपको मार्क करना है। तो पहला ऑप्शन है आपका ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा ऑप्शन है डिप्रेशन ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड एक्साइटेबिलिटी, तीसरा ऑप्शन है सुपर सेंसिटिविटी ऑफ बीटा रिसेप्टर एसोसिएटेड विद रैपिड विड्रॉल ऑफ ड्रग, और चौथा ऑप्शन है हाइपरग्लाइसीमिया। तो जो ऊपर के 3 हैं ये बीटा ब्लॉकर्स के द्वारा इंड्यूस करने वाले एडवर्स इफेक्ट हैं। ठीक है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है आपका हाइपरग्लाइसीमिया, ये बीटा ब्लॉकर्स के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिकेट अ बीटा 1 सेलेक्टिव रिसेप्टर एंटागोनिस्ट व्हिच हैज अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। आपको यहाँ पर यह बताना है कि ऐसा बीटा 1 सेलेक्टिव रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो कि सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रखता हो। पहला ऑप्शन है आपका बिटॉक्सोलॉल, दूसरा ऑप्शन है सोटालॉल, तीसरा ऑप्शन है नेडोलॉल, और चौथा ऑप्शन है मेटाप्रोलॉल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है बिटॉक्सोलॉल। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिप्नोटिक इज प्रिफर्ड फॉर एल्डरली पेशेंट। आपको यहाँ पर ऐसे हिप्नोटिक एजेंट का नाम बताना है जो कि एल्डरली पेशेंट के लिए यूज किए जाते हों। एल्डरली का मतलब यहाँ पर एज से है, जो ज़्यादा एज वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए हम किस हिप्नोटिक एजेंट का यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका फिनोबार्बिटोन, दूसरा ऑप्शन है फ्लोरोजिपाम, तीसरा ऑप्शन है टीमाजिपाम, और चौथा ऑप्शन है सीकोबार्बिटल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है टीमाजिपाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हिप्नोटिक बेंजोडाइजेपिन आर मोर पावरफुल एंजाइम इंड्यूसर देन बार्बिचुरेट। आपको यहाँ पर यह बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हिप्नोटिक बेंजोडाइजेपिन है ये ज़्यादा पावरफुल एंजाइम इंड्यूसर होता है बार्बिचुरेट से। तो आपका ये स्टेटमेंट गलत है। जो बार्बिचुरेट होते हैं ये मोस्ट पावरफुल एंजाइम इंड्यूसर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बार्बिचुरेट इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो बार्बिचुरेट होते हैं वो किस ड्रग की मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका एंटीकोगुलेंट, दूसरा ऑप्शन है डिजिटेलिस कंपाउंड, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोकार्टिकॉइड, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है डिजिटेलिस कंपाउंड। जो आपके डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन ये कंपाउंड होते हैं, इनकी मेटाबॉलिज्म रेट जो होती है बार्बिचुरेट के द्वारा इंक्रीज कर दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिकेट द हिप्नोटिक ड्रग व्हिच डज नॉट चेंज द हिपैटिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम एक्टिविटी। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी हिप्नोटिक ड्रग हमारी किसी भी तरह के हिपैटिक मेटाबोलाइजिंग एंजाइम एक्टिविटी को चेंज नहीं करती है। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं उनकी किसी भी तरह की एक्टिविटी को चेंज नहीं करती है। पहला ऑप्शन है आपका फ्लोराजिपॉम, दूसरा ऑप्शन है आपका जेलेप्लॉन, तीसरा ऑप्शन है ट्रायाजोलम, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, ये तीनों ड्रग किसी भी तरह की हिपैटिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम एक्टिविटी जो होती है उससे इंटरफेयर नहीं करती हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी हर एक स्लाइड की तरह ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है इंडिकेट द कंपटीटिव एंटागोनिस्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर। आपको यहाँ पर बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर के कंपटीटिव एंटागोनिस्ट को इंडिकेट करना है, दैट मीन्स मार्क करना है। पहला ऑप्शन है आपका फ्लूमाजेनिल, दूसरा ऑप्शन है आपका पिक्रोटॉक्सिन, तीसरा ऑप्शन है टीमाजिपाम, और चौथा ऑप्शन है आपका जोल्पिडेम। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी तरह का आपका कंफ्यूजन होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। प्लीज फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।